जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो नागरिकता को लेकर है। आपको पता है कि हमारा संविधान चल रहा है इस समय, और संविधान की इस यात्रा में हम कई भाग देख चुके हैं, जैसे भाग 1, भाग 2। और भाग 2 में जो नागरिकता है उस नागरिकता का भी एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8, 9, 10 तक बता दिया था। आज हम आर्टिकल 11 की बात करेंगे। और आर्टिकल 11 में जो संसद के पास जो शक्ति है कि संसद अगर चाहे तो नागरिकता के विषय में कोई भी कानून नियम बना सकती है, और संसद ने ऐसा कई बार किया भी है, जैसे 1955 में, उसके बाद 1985, 86, और उसके बाद 2003, 2015 और हाल फिलहाल में 2019 में भी नागरिकता को लेकर संशोधन किया गया है। आपको पता है कि जो नागरिकता को लेकर संशोधन भारत सरकार ने हाल फिलहाल में किया है उसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के नाम से जानते हैं, और वो बहुत विवादित भी है इस समय। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि 1955 के नागरिकता अधिनियम में ऐसा क्या हुआ था। तो 1955 के नागरिकता अधिनियम को आर्टिकल 11 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए बोर्ड पे शुरू करते हैं। 1955 का नागरिकता अधिनियम आर्टिकल 11 के अंतर्गत नागरिकता के बारे में इससे पहले हम पिछले टॉपिक में देख चुके हैं, या पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, जिसका नाम लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 में हमने देखा था कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इन आर्टिकल के बारे में हमने बात की थी। आज हम आर्टिकल 11 की बात करने वाले हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है वो देखते हैं। तो आर्टिकल 11 कहता है कि संसद यदि चाहे तो वह नागरिकता के विषय में कानून बना सकती है, विधि बना सकती है, और ऐसा संसद ने कई बार किया भी है। जैसे उसने 1955 का एक अधिनियम बनाया सबसे पहले। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जितने भी आर्टिकल हैं, इनके होने के बावजूद भी अगर संसद चाहे तो नागरिकता के विषय में किसी भी प्रकार की नई विधि का निर्माण कर सकती है। तो संसद ने वही किया कि इस आर्टिकल के आधार पर संसद ने नागरिकता को लेकर एक कानून बनाया, जिसे हम कहते हैं नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955। और इस नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार संशोधन हो चुके हैं। 1956 में संशोधन हुआ है, 1985 में हुआ है, फिर 1986 में हुआ है, और तो और उसके बाद 2003 में, 2015 में, और हाल फिलहाल में जो संशोधन हुआ है नागरिकता के विषय में, वो उससे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, और वो है 2019 का CAA। आपने सुना होगा बहुत कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी आर्टिकल 11 के आधार पर किया है किसने? संसद ने। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं इस नागरिकता अधिनियम की। और इस नागरिकता अधिनियम के आधार पर दो तरह की बातें की गई हैं। पहली बात ये कि किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, यानी कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे हो सकता है। तो एक तो नागरिक होने की बात है यहाँ पर, है ना, इस पूरे अधिनियम में। और जो दूसरी बात है वो ये कि कैसे कोई व्यक्ति नागरिक नहीं होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि किस प्रकार से अगर सरकार चाहे तो नागरिकता से वंचित कर सकती है नागरिक ना होना, है ना, ये हो सकता है ना। तो दो बातें हैं, एक तो नागरिक होने की बात है और दूसरी बात है नागरिक ना होने की। तो सबसे पहले नागरिक कैसे हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो नागरिक होने के लिए देखो कई सारी बातें बताई गई हैं इस नागरिकता अधिनियम में। जैसे कहा गया है कि कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक हो सकता है, बाई बर्थ। कोई व्यक्ति उद्भव से नागरिक हो सकता है, बाई ऑरिजिन। कोई व्यक्ति देशीकरण से नागरिक हो सकता है, यानी कि बाई नेचुरलाइजेशन। कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिक हो सकता है, यानी कि पंजीकरण के माध्यम से, तो बाई रजिस्ट्रेशन। और कोई व्यक्ति इस बात से भी नागरिक हो सकता है कि हमने किसी देश का क्षेत्र अर्जित कर लिया है, या आप कह सकते हैं कि क्षेत्र अर्जन से, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे हम बाई एक्विजिशन। तो इन तरीकों से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे इस नागरिकता अधिनियम में। फिर इसी प्रकार से कोई व्यक्ति नागरिक कैसे नहीं हो सकता। तो नागरिक ना होने का एक तो ये तरीका है कि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से ही नागरिकता त्याग दे, है ना, कि भाई मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, तो वह स्वेच्छा से नागरिकता त्याग के चला जाए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी है कि कोई व्यक्ति अगर अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत सरकार उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। और तीसरा तरीका यह है कि यदि किसी व्यक्ति
के बारे में पता लगे कि उसने शत्रु देश की मदद की है, या किसी व्यक्ति के बारे में पता लगे कि उसने देशीयकरण और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ली थी, लेकिन विदेश में किसी देश में उसे 2 साल की सजा हो गई, तो इस आधार पे भी भारत सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो ऐसे तरीके हैं नागरिकता ना होने के, नागरिक ना होने के, और ये वाले तरीके जो मैंने आपको अभी गिनाए ये है नागरिक होने के। तो सबसे पहले देखते हैं जन्म से नागरिक होना। तो सबसे पहले जन्म से नागरिकता है ना, कोई व्यक्ति कैसे नागरिक हो सकता है? जन्म से, यानी कि बाई बर्थ। तो बाई बर्थ में देखो आपको बहुत ध्यान देना, इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, 26 जनवरी 1950 को या पश्चात हुआ हो, है ना, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ हो, पहली बात, या फिर उसका जन्म 1 जुलाई 1947 से पूर्व हुआ हो, है ना। तो अगर इस तरीके का किसी का जन्म है तो वह माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद, यानी कि माता पिता चाहे कहीं के भी नागरिक हों, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में इस तारीख के बाद और इस तारीख से पहले हुआ है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन इसमें बाद में परिवर्तन कर दिया, इसमें परिवर्तन ये किया गया है। और हाँ, आपके मन में ये सवाल आ सकता है ना कि भाई इसके बीच में अगर किसी का जन्म हुआ हो, कि किसी का जन्म 1948 में हो गया हो, किसी का जन्म 1949 में हुआ हो, तो क्या करेंगे फिर? तो उसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 1948 49 मतलब इन दोनों तारीखों के बीच में हुआ है, तो फिर वह अपने पिता की नागरिकता के आधार पर ही नागरिक हो सकता है, यानी कि उसके पिता या माता दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक होना जरूरी है, तभी वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन इन दोनों तारीखों के बाद, मतलब इस तारीख के बाद और इस तारीख से पहले के लिए उसके माता पिता की नागरिकता की आवश्यकता नहीं थी, है ना। लेकिन ये उस समय के लिए था, इसमें आप परिवर्तन कर दिया, और इसमें परिवर्तन करके कहा गया है कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं, मतलब ऐसा कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद, मतलब देखो इसमें परिवर्तन आप समझ गए होंगे कि ये वाली बात तो पहले की थी, अब परिवर्तन क्या हो गया इसमें बाई बर्थ वाले में, कि 2004 से अब ये हो गया है कि 2004 के बाद अगर किसी का जन्म, मतलब 2004 वाले साल में हुआ हो किसी का जन्म या उसके बाद हुआ हो, तो 2004 से अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे माता पिता की नागरिकता होनी भी आवश्यक है। या तो दोनों की नागरिकता होनी चाहिए, या फिर अगर एक की नागरिकता है तो दूसरा जो है, यानी कि माता पिता में से किसी एक की नागरिकता अगर भारत की है तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो वह व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें चेंज हो गए, यहाँ पर माता पिता की नागरिकता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अब माता पिता की नागरिकता की आवश्यकता है, तभी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है जन्म से, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई एक दंपत्ति अगर विदेश से घूमने आए भारत में और उनके बच्चे का जन्म भारत में हो जाए तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, जबकि पहले था, है ना। लेकिन अब नहीं है, अब तो माता पिता में से किसी का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, और अगर दोनों हैं तो अच्छी बात है, अगर एक है तो फिर दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तब वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं उद्भव से नागरिकता। तो उद्भव से नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है ये देखना है हमें। उद्भव से नागरिकता के लिए देखो, इसका मतलब है वंश से नागरिकता, है ना, बहुत सिंपल है ये। जैसे हुआ यह है कि इसमें कई बार संशोधन हुए हैं, परिवर्तन कई बार हुए हैं। जैसे अगर हम शुरू से बात करें तो शुरू में कहा गया कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसका जन्म विदेश में कहीं हुआ है और उस समय उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई, सिर्फ पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि ये कब की बात है? ये तब की है जब बिल्कुल शुरू की बात है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया में और वो वंश के आधार पर क्लेम करता है कि मैं नागरिक होना चाहता हूँ, तो बस उसे इतना दिखाना था कि वह उसके पिता जो है भारत के नागरिक हैं। तो अगर पिता भारत के नागरिक हैं तो पिता की नागरिकता के आधार पर उस व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती थी भारत की। लेकिन ये बात 1992 तक थी और 1992 से इसमें चेंज कर दिया गया और इसमें चेंज करके कहा गया कि
कि, तो इसमें लिख लेते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ में वंश के आधार पर नागरिकता जो मिलती थी, यदि किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ है ना, भारत से बाहर जन्म हुआ है ना, पहली बात, और उसके पिता भारतीय नागरिक हैं, पिता भारतीय नागरिक हैं, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये कब की बात है? 26 जनवरी 1950 के बाद और 1992 से पहले। लेकिन 1992 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया कि भारत से बाहर अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसके माता और पिता दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक होगा तो चलेगा। यानी कि माता को इसमें थोड़ी प्रेफरेंस दी गई है, पहले पिता को थी सिर्फ, अब माता का भी नाम लिया गया और कहा गया कि अगर माता भी भारत की नागरिक है तब भी वह व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है। अब इसमें एक बात ये, अब इसमें फिर परिवर्तन कर दिया गया, 2004 में एक परिवर्तन हो गया और 2004 में कहा गया, 2004 से कहा गया है कि 2004 के बाद से अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ है तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन उससे 2 शर्तें पूरी करनी है। एक तो यही है जो ऊपर लिखी है कि भी माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, एक तो ये ध्यान रखना है ना, कब? 2004 के बाद की बात कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि इसमें जहां उसका जन्म हुआ है उस देश में जो भारतीय दूतावास है उसे बोलते हैं इंडियन कॉन्सुलेट, यानी कि भारतीय दूतावास। तो भारतीय दूतावास में जाके अपना पंजीकरण कराना है अपने जन्म के 1 साल के अंदर, यानी कि उस बच्चे का जो जन्म हुआ है उस बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर उसके माता पिता जाकर उस देश में भारतीय दूतावास में जाकर पंजीकरण करा दें, इस बात के लिए कि वह भारत का नागरिक उस बच्चे को बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ उनमें से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी है उसके माता पिता में से। तो कोई व्यक्ति उद्भव के आधार पर या वंश के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा एक बार बोल देता हूं बहुत जल्दी कि 1950 के बाद तो ये था कि पिता भारत का नागरिक हो और उसके बच्चे का जन्म अगर कहीं विदेश में हुआ है तो उद्भव के आधार पर उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जा सकती थी। 1992 के बाद हो गया कि माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और उनके बच्चे का जन्म अगर विदेश में हुआ है तो उनके बच्चे को नागरिकता मिल जाती थी उद्भव के आधार पर। और फिर 2004 में परिवर्तन करके कर दिया गया है, यानी कि वर्तमान में, कि माता पिता में से एक भारत का नागरिक होना जरूरी है और अगर उनके बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है तो उस बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर भारतीय दूतावास में, जो वहां भारतीय दूतावास होगा जिस देश में, वहां पर जाकर 1 साल के अंदर, जन्म के 1 साल के अंदर पंजीकरण कराना आवश्यक है। तो उद्भव के आधार पर उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तीसरे पे आते हैं, थर्ड देखते हैं, बाई रजिस्ट्रेशन। इनमें आपको ध्यान रखना है ज्यादातर क्वेश्चन बाई रजिस्ट्रेशन का बहुत आता है और पूछा जाता है कि पंजीकरण के आधार पर अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहता है तो उसके लिए भारत में कितना निवास अनिवार्य है। तो बहुत आसान है, आप ऐसे कर लें इसे कि पंजीकरण के आधार पर, है ना, बाई रजिस्ट्रेशन बोलेंगे इसे इंग्लिश में। तो पंजीकरण से अगर कोई नागरिक बनेगा तो उसे क्या करना है कि जिस दिन उसने आवेदन किया है, मतलब कोई व्यक्ति बहुत सालों से भारत में रह रहा है और आवेदन करने गया, तो आवेदन करने के ठीक पूर्व, यानी कि आवेदन करने से ठीक पहले 7 वर्षों से वह भारत में रह रहा हो। यानी कि पंजीकरण से तभी कोई नागरिक बन सकता है जब वह 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, है ना। तो भारत में निवास करना अनिवार्य है अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक होना चाहता है तब। तो आपको याद रखना है कि ये जो पंजीकरण के आधार पर जो बात हो रही है, दरअसल ये भारतीय मूल के लोगों के लिए ही है। वो वंश के आधार पर भी वही है, भारतीय मूल के ही तो लोग थे उसमें, क्योंकि उसमें माता पिता में से एक भारत का नागरिक होना अनिवार्य था। बिल्कुल ऐसी ही है कि ये भारतीय मूल के लोगों के लिए है। ये भी पंजीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि 7 वर्ष से वह भारत में निवास कर रहा है, लेकिन इसमें शर्त वही है कि उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। ये जरूरी शर्त है, आपको ध्यान रखना है। मतलब ये ऐसा नहीं है कोई विदेशी नागरिक है पहले और उसके बच्चे का जन्म भारत में हुआ और वह 7 वर्षों से रह रहा है तो भारत का नागरिक बन जाए, ऐसा नहीं है। उनके लिए जो पूर्णतः विदेशी हैं, अगर वो भारत का नागरिक होना चाहते हैं तो उनके लिए अगली वाली शर्त है, मतलब अगला वाला नियम है। और वो नियम क्या है? वो है देशीयकरण से नागरिकता। तो देशीयकरण से नागरिकता, देशीयकरण से नागरिकता का मतलब है बाई नेचुरलाइजेशन।
तो बाई नेचुरलाइजेशन का मतलब हिंदी में हो सकता है प्राकृतिक रूप से भी, तो प्राकृतिक रूप से कह लो आप या देशीयकरण से कह लो, एक ही बात है। इसमें देखो कहा गया है देशीयकरण से नागरिकता कैसे होगी। इसमें कहा गया है कि आवेदन करने से पूर्व, जब कोई आवेदन करेगा तो आवेदन करने से पूर्व 12 माह का निवास, 12 माह का निवास ये जरूरी है। एक तो मतलब आवेदन जब आप करने जाएंगे तो 12 मास का निवास तो जरूरी है ही है। इसके अलावा प्लस 14 वर्षों का मामूली निवास। मामूली निवास का मतलब है कि आना जाना लगा रहा विदेशों में। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत टेढ़ा है, मतलब बहुत मुश्किल है ना देशीयकरण से नागरिक होना, कि कोई व्यक्ति तभी नागरिक हो सकता है जब वह आवेदन करने जाए। अब इसका ये मतलब आप कहेंगे जब 14 वर्ष है तो 12 महीने तो उसी में आ गए, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 15 सालों से भारत में रह रहा है लेकिन वो चला गया है ना विदेश, 6 महीने बाद लौट के आया और 6 महीने बाद लौट के आके तुरंत आवेदन कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, फिर तो उसे नागरिकता नहीं मिल सकती। उसके लिए करना ये पड़ेगा उसे कि उसे सबसे पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि जिस दिन वो आवेदन करने गया है उससे 12 महीने से तो वो रह रहा हो, है ना, बीच में गया ना हो। तो एक तो ये, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ये दोनों मिलाकर, ये दोनों मतलब पहले पुराने वाले वर्ष है ना, और ये 12 माह आवेदन से पूर्व, ये दोनों मिलाकर किसी भी हाल में 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 11 वर्ष का निवास अनिवार्य है। अब इसका ये मतलब हुआ कि आपसे कोई कहे कि देशीकरण के लिए कितना निवास अनिवार्य है, तो आप 14 और 12 वाली बात बोलो ही मत, है ना, वो तो अलग मैटर है। आपको इतना याद रखना है कि 11 वर्ष का निवास अनिवार्य है अगर कोई देशीयकरण के आधार पर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो, है ना। और वो अलग पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपसे पूछा जाए देशीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति नागरिक होना चाहता है तो आवेदन से पूर्व उसको निवास कितना अनिवार्य है, तो उसमें 11 साल सही आंसर नहीं होगा, उसमें 12 महीने सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे पेचीदा वाले क्वेश्चन तो वो सिविल सर्विस में ही आते हैं। वनडे एग्जाम में बहुत ही सिंपल आता है कि देशीयकरण के आधार पर नागरिकता के लिए कितने वर्ष का निवास अनिवार्य है, तो आप कहेंगे 11 वर्ष का निवास। ठीक है, तो ये देशीकरण के आधार पर हो गया। उसके बाद लास्ट है देशीकरण के आधार के बाद कि कोई व्यक्ति तब भी नागरिक हो सकता है यदि भारत किसी अन्य देश की भूमि का अर्जन कर ले। तो अर्जन का मतलब उस भूमि को जीत ले या अपने भारत में शामिल कर ले, तो हम कहेंगे 5वां तरीका है हमारा, और वो है अर्जन से। कोई व्यक्ति अर्जन से भी, पूरा लिख ले रहे, भूमि अर्जन यानी कि क्षेत्र अर्जन से, क्षेत्र अर्जन से भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। आप ऐसे बोलेंगे एरिया एक्विजिशन, है ना, तो बाई एक्विजिशन से भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है ना, एक्विजिशन से भी भारत का नागरिक हो सकता है ना, भारत का नागरिक हो सकता है। तो वह भारत का नागरिक, जैसे उदाहरण के तौर पर जब सिक्किम भारत का एक अंग बना तो सिक्किम के जितने लोग थे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन गए, है ना। उसके लिए ना तो उन्हें देशीकरण की जरूरत थी, ना पंजीकरण की, ना जन्म से, कुछ नहीं, वह भारत के नागरिक बन गए। यानी कि ये 5वां तरीका है भारत का नागरिक होने का, कि आप अगर भारत किसी क्षेत्र को अर्जित कर रहा है, किसी देश की, अन्य देश की भूमि को ले रहा है, तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो बाई एक्विजिशन होता है ये। तो ये तो बहुत आसान है, आपको ऐसे याद रहेगा, क्षेत्र अर्जन से भारत का नागरिक होना। तो 5 तरीके हैं नागरिक होने के। अब आते हैं नागरिक ना होना। तो नागरिक ना होने के लिए देखो इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहला है स्वेच्छा से त्याग। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग देता है तो कोई बात ही नहीं है, भारत का नागरिक नहीं रहेगा, यानी कि स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागने पर वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता कोई व्यक्ति त्याग सकता है, तो ये तो सिंपल है, कोई बात ही नहीं है। दूसरा है कि यदि अन्य देश की ग्रहण करने पर, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, है ना। अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर रहा है कोई व्यक्ति तब भी वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा।
ये बात ध्यान रखेंगे कि ये वाली जो शर्त है, ये वाला नियम युद्ध के दौरान लागू नहीं होता। जब भारत मान लो युद्ध में हो और इस दौरान कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो युद्ध के दौरान उस व्यक्ति की नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, है ना। उस टाइम पे युद्ध के बाद फिर इस पे बात की जाएगी और देखा जाएगा कि व्यक्ति भारत का नागरिक, अब वह व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक बन चुका है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये वाली बात युद्ध के दौरान लागू नहीं होती, ठीक है। और तीसरी बात है कि सरकार द्वारा वंचित किया जाना, कि अगर सरकार चाहे तो किसी की नागरिकता से उसे वंचित कर सकती है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना। वंचित का मतलब कि सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। देखो आप, और किसी मामले में सरकार खुद नहीं छीन रही है, इसमें कोई शर्त है इस वजह से उसकी नागरिकता जा रही है, लेकिन यहाँ सरकार नागरिकता से किसी को वंचित कर सकती है। इसमें कुछ शर्त दी गई हैं, किस आधार पे कर सकती है, कुछ आधार दिए गए हैं, तो आप आधार देख सकते हैं कि नागरिकता से वंचित तब किया जा सकता है। पहली चीज, जब कोई व्यक्ति शत्रु देश की मदद करे या शत्रु देश की मदद करने पर, है ना, तब भी उसकी नागरिकता छीन सकती है सरकार। दूसरा ये कि उसे, जब आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि देशीकरण के आधार पर और रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता दी जाती है हमारे यहाँ, तो अगर जब रजिस्ट्रीकरण हो रहा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर और साथ ही साथ देशीकरण के आधार पर जब नागरिकता ली है किसी व्यक्ति ने, इसी दौरान उस व्यक्ति को विदेश में 2 साल की सजा हो जाए, है ना, जब वह ये नागरिकता ले रहा है, इससे देशीकरण के आधार पर जब उसने नागरिकता ली है, तो उस व्यक्ति को विदेश में 2 साल की सजा अगर हो गई, तब भी 2 वर्ष की, ऐसे लिख सकते हैं, विदेश में 2 वर्ष की सजा होने पर सरकार उसकी नागरिकता से उसे वंचित कर सकती है, ठीक है। और एक और बात कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी सूचना के पिछले 7 वर्षों से लापता है ना, तब भी भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो इन आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है, और आप देखा आपने कि इन आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा नागरिकता अधिनियम था 1955 का। इसमें कई बार परिवर्तन हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं वो मैंने आपको बताया अभी। जो हाल फिलहाल में परिवर्तन हुआ है वो भी आपको देखना है, और वो है 2019 का CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद अब हम बात करते हैं 2019 के CAA के बारे में, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट है इसके बारे में बहुत विवाद चल रहा है, लोग इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं और लोग तर्क दे रहे हैं कि दरअसल ये एक धर्मनिरपेक्ष भारत के आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष भारत है, इसलिए यहाँ पर किसी को नागरिकता धर्म के आधार पर ना दी जाए। सरकार का अपना तर्क है, और सरकार कहती है कि हम ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान कर रहे हैं जो 3 देशों में, खास तौर से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं और सताए जा रहे हैं। लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे और भी तो देश हैं जहाँ पर लोग अल्पसंख्यक हैं और सताए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ रोहिंग्या मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव होता है। इसी तरीके से पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान हैं जो बहुत बुरी स्थिति में है, शिया मुसलमान हैं जिनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा नेपाल में मधेसी जो हिंदू ही होते हैं वो भी नेपाल में सताए जाते हैं बहुत। और इसके अलावा श्रीलंका में तमिल बौद्ध हैं, तमिल लोग हैं जो श्रीलंका में 2ym दर्जे के नागरिक के तौर पे रहते हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। तो पूछा ये जा रहा है सरकार से कि आखिर आप इन देशों में जो लोग हैं जो धर्म के आधार पर सताए जा रहे हैं, जो अल्पसंख्यक भी हैं, उन्हें इस अधिनियम में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। सरकार के इस एक्ट में कहा गया है कि ऐसे लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन 3 देशों में रहते हैं और वो 6 धर्मों में से किसी धर्म को मानने वाले हैं, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। तो इन 6 धर्मों को मानने वाले लोग भारत में आकर नागरिकता ले सकते हैं। और उसके लिए एक नियम बनाया गया है कि 2014 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक ऐसे लोग जो इन 6 धर्मों को मानने वाले हैं और इन 3 देशों से पलायन करके भारत आए हैं शरणार्थी के रूप में, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। आपको याद होगा कि आपने जब अभी आप पढ़ रहे थे नागरिकता के बारे में, जब आप देख रहे थे
तो हमने एक देखा था देशीयकरण के आधार पर नागरिकता, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 11 साल का प्रवास भारत में रहना बहुत ज़रूरी है, 11 साल तक निवास करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई 11 वर्ष का निवास कर लेता है तो देशीयकरण के आधार पर उसे नागरिकता दी जाती है। उसमें एक और आपको संशोधन करना है, वहाँ पर मैंने 11 वर्ष बोल दिया था, तो आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने अब सबके लिए 6 वर्ष कर दिया है उसे घटाकर। और ये जो एक्ट आया है CAA, इसमें 6 वर्ष की जगह इन 6 समुदायों को, यानी कि ये 6 धर्म मानने वालों को, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन 6 धर्मों के लोगों को सिर्फ 5 वर्ष के लिए कहा गया कि वो सिर्फ 5 वर्ष अगर निवास कर लें भारत में तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी CAA के अंतर्गत। तो लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं कि ये भेदभाव है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जो आ रहा है, या कोई हिंदू व्यक्ति भी है जो अमेरिका से आ गया, या जो हिंदू व्यक्ति है जो श्रीलंका से आ गया, जो नेपाल से हिंदू व्यक्ति आया है शरणार्थी के रूप में, तो उस पर ये बात लागू नहीं होगी, उसे 6 वर्ष ही बिताने पड़ेंगे और वो CAA के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसलिए भी विरोध हो रहा है कि अगर आप इन 6 धर्मों को शामिल कर रहे हैं तो सिर्फ 3 ही देश क्यों लिए हैं आपने? इन 3 देशों के अलावा भी तो ऐसे कई देश हैं जहां पर बहुत सारे अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर सताए जाते हैं और बहुत बुरी स्थिति में वो निवास करते हैं। खैर, ये राजनीतिक विवाद है और राजनीतिक विवाद में ना पड़ते हुए हमें अपने एग्जाम पे फोकस करना है और राजनीतिक मुद्दे पे ना जाकर बस हमें ये देखना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि एक तो CAA में कितने धर्मों को लिया गया है, कौन से धर्म है, किस धर्म को छोड़ दिया गया है, कौन कौन से देश हैं, तो 3 देश हैं केवल, कौन सी तारीख निश्चित की गई है, तो आप कहेंगे 31 दिसंबर 2014, यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक आने वाले लोगों के लिए है ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि भारत के किस क्षेत्र में CAA लागू नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि जो इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं, इनर लाइन परमिट का मतलब है कि ऐसे राज्यों में घूमने फिरने के लिए अगर कोई व्यक्ति बाहर का व्यक्ति है तो उसके लिए एक परमिट की आवश्यकता होती है। ये राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में CAA लागू नहीं होगा, यानी कि अगर इन राज्यों में कोई हिंदू, कोई सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अगर ये लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं तो उन्हें CAA का लाभ नहीं मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है। इस पे भी बहुत विवाद है कि इसमें भी कितना पक्षपात है कि भाई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में क्या वो हिंदू या क्या वो सिख या क्या वो धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होंगे या क्या वो धर्म के आधार पर सताए हुए नहीं है, तो इस पे भी काफ़ी विवाद हो रहा है। तो एक तरीके से सरकार को चाहिए कि वो सभी पक्षों से राय ले और सभी पक्षों को साथ में लेकर और इस कानून को सबके लिए एक जैसा बनाने की कोशिश करे, जिससे कि ये मुद्दा इस तरीके से विवादित ना हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो नागरिकता को लेकर था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है, आपको कोई लाइन, कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप हमें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम के हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको PDF फाइल मिल जाएंगी। और इसके अतिरिक्त आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, करवाइए अपने दोस्तों से। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम। जय हिंद।